एक फेसबुक पोस्ट पर कुछ लोग इतने गुस्से में आ गए कि शहर से जीड़े हल्ली और केजी हल्ली इलाके में बवाल मच गया। रात करीब 9:30 बजे कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर भीड़ ने हमला किया। लाठी डंडों से लैस भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी भी की। पुलिस के आने पर पथराव हुआ, जिसमें एडिशनल पुलिस कमिश्नर समेत 60 पुलिस वालों को चोटें आई हैं। हालात काबू करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 2 उपद्रवियों की जान चली गई। एक जख्मी बताया जा रहा है। बेंगलुरु में अब भी तनाव जारी है। जीडे हल्ली और केजी हल्ली इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि बेंगलुरु के बाकी इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह हमला सोशल मीडिया पर डाले गए एक पोस्ट के विरोध में किया गया। दरअसल कांग्रेस विधायक के भतीजे ने यह पोस्ट कर दिया, हालांकि हंगामे के बाद उसे डिलीट भी किया गया। इस मामले में 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो 2 तस्वीरें आपके सामने, बीती रात में हिंसा की तस्वीर और सुबह की तस्वीर, लेकिन साफ तौर पर निशान तबाही के देखे जा सकते हैं, क्योंकि आगजनी की गई, साथ ही पुलिस पर हमला हुआ पत्थरों से। वहीं विधायक के घर भी तोड़फोड़ की तस्वीर आपके सामने है। हिंसक भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कांग्रेस एमएलए श्रीनिवास मूर्ति के घर पर दरअसल ये भीड़ का हमला हुआ। कांग्रेस विधायक के घर पर हमला। घर में तोड़फोड़, आगजनी। विधायक के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस पर पथराव, 60 जख्मी। फायरिंग में 2 उपद्रवियों की मौत। ये हाल है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का। कहीं आगजनी तो कहीं तोड़फोड़, कहीं पथराव तो कहीं नारेबाजी निशाने पर हैं कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति। भारी संख्या में आए उपद्रवियों ने देर रात श्रीनिवास मूर्ति का घर घेर लिया। कोई आग लगा रहा था, कोई पथराव कर रहा था, कोई डंडे फेंक रहा था तो कोई चीख चिल्ला रहा था। यह हंगामा श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे के भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुआ। हंगामे के बाद उसने पोस्ट तो हटा दी, लेकिन उपद्रवियों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पुलिस आई तो उपद्रवियों ने उन्हें भी निशाना बनाया। उपद्रवियों के पथराव में 60 पुलिस वालों को चोटें आईं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर खुद जख्मी हो गए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 2 उपद्रवियों की मौत हो गई, एक जख्मी हो गया। कांग्रेस विधायक के आवास पर अतिरिक्त बल को तैनात किया गया है। बेंगलुरु के जीडे हल्ली और केजी हल्ली इलाके में तनाव के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। पूरे शहर में धारा 144 है। बेंगलुरु से नागार्जुन के साथ आज तक ब्यूरो। और बेंगलुरु से ही हमारे संवाददाता नागार्जुन इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागार्जुन, जिन इलाकों में इस वक्त कर्फ्यू है, जहां पर तनाव की स्थिति है, वहां पर अभी क्या ताजा हालात है, क्या अपडेट है? अभी पूरा सिचुएशन नॉर्मल से आ गया है। पूरा डीजी हल्ली पुलिस लिमिट, केजी हल्ली पुलिस लिमिट पूरा घेराव पुलिस किया है। अभी कोई बाहर नहीं आ सकता है, कोई कॉमन पर्सन बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि अभी उधर लगातार कर्फ्यू जारी है। कल रात का जो कार के ऊपर, व्हीकल्स के ऊपर जो आग लगाया है, उनको निकाला जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं जैसा बाइक है, गाड़ी है, कार है, ये तो पूरा पब्लिक प्रॉपर्टी को स्टोन पेल्टिंग हुआ था और आग भी लगी थी पुलिस के कारों के ऊपर, तो उसको निकाल रहा है और फोरेंसिक टीम भी आई हुई है, काफी सारे एविडेंस भी निकाल रहे हैं। तो तब तक जब पुलिस पूरा
सराउंडिंग को क्लियर करेंगे तब तक कर्फ्यू जारी रहेगी। और पूरी बैंगलोर पे सेक्शन 144 लागू है। आप देख सकते हैं जैसे कार सड़कों पे पूरे 20 या 25 कार जिनका पब्लिक और पुलिस का कार भी है, उनको पूरा आग लगाया गया था रात 12 बजे या 1 बजे के आसपास, और पुलिस 2 बजे तक पूरी नॉर्मल सी वापस ले आए। 110 लोगों को गिरफ्तार की गई है अब तक, और 2 मौत हुआ है। जो मॉब में थे उनका 2 मौत हुआ है, और 60 पुलिस पर्सनल को अभी इंजर्ड भी हुए हैं, और उसमें 4 क्रिटिकल भी है अभी तक। साथ ही ये जो फेसबुक पोस्ट थे ये तो अब डिलीट कर दिए गए, लेकिन नागार्जुन वहां पर किस तरीके से आप बताएंगे कि जो प्रॉपर्टी है उसका नुकसान हुआ है, या फिर वहां पर पुलिस कब तक ये धारा 144 लागू रख सकती है? अभी जो प्रिलिमिनरी जानकारी है, आज रात 12 बजे तक तो 144 सेक्शन जारी है। कर्फ्यू भी आज रात तक है 2 पुलिस स्टेशन लिमिट्स के आसपास। अभी पुलिस कमिश्नर भी ग्राउंड पे है। होम मिनिस्टर उडुपी में है, दोपहर तक आ जाएंगे। होम मिनिस्टर बैंगलोर पहुंचने के बाद एक और मीटिंग होगा, तब एक अंतिम निर्धार करेंगे कि कर्फ्यू निकालना जाना चाहिए या सेक्शन 144 लगाना चाहिए। अब तक जो है सिर्फ गाड़ियों को निकाल रही है, यही जो हो रही है बीजीएलई केजीएलई पुलिस लिमिट्स में। बहुत बहुत शुक्रिया नागार्जुन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। नागार्जुन हमारे संवाददाता बेंगलुरु की ताजा तस्वीर बता रहे थे कि कैसे वहां पर काफी ज्यादा पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान किया गया है। देर रात की ये घटना जब कई सारे गाड़ियों में आग लगा दी गई, काफी देर तक ये उपद्रव चलता रहा। बाद में पुलिस ने पूरे मामले को कंट्रोल में किया। अब इस पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। 2 थाना इलाके ऐसे हैं जहां पर इस वक्त कर्फ्यू जैसे हालात हैं, लेकिन इस पर समीक्षा की जाएगी। गृह मंत्री समीक्षा करेंगे कि कब तक ये धारा लागू रखनी है इस पूरे इलाके में। बीती रात की हिंसा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे आगजनी हुई, लेकिन इस पूरे मामले में अब 2 उपद्रवियों की मौत बताई जा रही है, 1 घायल हुआ है, और सोशल पोस्ट को लेकर ये पूरी हिंसा की गई। 60 पुलिस वालों को चोटें आई हैं, ये भी बताया जा रहा है। सुबह की ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कई गाड़ियों से अब भी धुआं निकल रहा है। रात के निशान अब भी बाकी हैं कि कैसे देर रात उपद्रवियों ने वहां पर जमकर बवाल काटा। बात अब चीन की करेंगे। चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ। इस बार इस साजिश में हिस्सेदार चीनी फौज नहीं बल्कि चीनी नागरिक हैं। चीनी नागरिकों ने फर्जी कंपनियां बनाकर हवाला के जरिए करीब 1000 करोड़ का चूना लगाने की कोशिश की, जिसका खुलासा कल आयकर विभाग ने किया है। भारत में चीन की सबसे बड़ी साजिश का खुलासा। फर्जी कंपनियों की आड़ में करोड़ों का घपला। दिल्ली समेत चीनी नागरिकों के 21 ठिकानों पर छापा। मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े खेल का पर्दाफाश। एक तरफ चीन की फौज अपनी नापाक हरकतों से एलएसी पर तनाव पैदा कर रही है, दूसरी तरफ कारोबार की आड़ में दिल्ली में चीनी नागरिकों के घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। ये घपला इतना बड़ा है कि रकम 1000 करोड़ के पार जा सकती है। आयकर विभाग ने चीनी कंपनियों और हवाला नेटवर्क की सांठगांठ का पर्दाफाश किया है। खुफिया एजेंसियों की जानकारी पर आयकर विभाग ने दिल्ली, गाजियाबाद और गुरुग्राम में चीनी नागरिकों के 21 ठिकानों पर छापा मारा। अब तक आयकर विभाग ने 300 करोड़ के हवाला लेन देन का पता लगाया है, लेकिन आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक ये रकम 1000 करोड़ से कहीं ज्यादा हो सकती है। वेल ऑयल मशीनरी है, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इसकी बात तो सामने आ ही रही है, लेकिन ये सिर्फ सतह पे है। इसके नीचे जो टिप ऑफ द आइसबर्ग हम कहते हैं, वही अभी तक सामने आया है। जांच एजेंसियों का कहना है कि अब आगे आगे काफ़ी कुछ और निकल कर आएगा और उन बड़ी चाइनीज़ कंपनीज का नाम आएगा जो कि इस मोडस ऑपरेंडी को इस्तेमाल कर रही थी। चीनी नागरिकों पर छापे की जानकारी सीबीडीटी ने एक प्रेस रिलीज के जरिए दी। सीबीडीटी के मुताबिक सर्च ऑपरेशन से खुलासा हुआ है कि इन चीनी नागरिकों ने फर्जी कंपनियों के नाम से 40 से ज्यादा बैंकों में खाते खोले हैं।
एक समय अवधि में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा क्रेडिट एंट्री की गई है। चीनी कंपनी के सब्सिडरी और इससे जुड़े लोगों ने फर्जी कंपनियों से भारत में रिटेल शोरूम व्यवसाय शुरू करने के लिए 100 करोड़ से अधिक फर्जी अग्रिम भुगतान लिया। लेन देन में हांगकांग और यूएस डॉलर का इस्तेमाल हुआ था। इस मामले में एक चीनी नागरिक को आयकर विभाग ने हिरासत में भी लिया है। इसकी पहचान लुओ सांग के रूप में हुई है। वो चार्ली पैंग के नाम पर रहता था और उसके पास से फर्जी भारतीय पासपोर्ट भी मिले हैं। छानबीन से पता चला है कि उसने फर्जी पासपोर्ट मणिपुर से बनवाए थे। उसने काल्पनिक नामों से भारत में 8 से 10 बैंकों में खाते खोल रखे थे। हवाला ऑपरेशन के लिए चार्ली पैंग कई कंपनियों की नुमाइंदगी कर रहा था। उसे हवाला रैकेट के मामले में 2018 में भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन छूटने के बाद वो फिर इसी धंधे में कूद गया। लुओ सांग नाम का चाइनीज नागरिक किस तरह से भारतीय पासपोर्ट के साथ यहाँ पे भारत में काम कर रहा था। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में 21 जगह छापे मारे गए और पाया गया कि किस तरह से एक वेल ऑयल्ड हवाला रैकेट चल रहा है और काफी समय से चल रहा है। आयकर विभाग की जांच जारी है। ऐसे में चीनी नागरिकों की करतूतों के कई और खुलासे मुमकिन हैं। कमलजीत संधू, दिल्ली आज तक। चीनी नागरिकों का खेल तो आपने देख लिया, अब बात चीनी सेना की। भारत में राफेल क्या आया, चीन कांप उठा। अंबाला में राफेल की तैनाती के बाद चीन ने लद्दाख के पास अपने एयरबेस में फाइटर प्लेन की तैनाती बढ़ा दी है। उनतीस जुलाई को अंबाला में लड़ाकू विमान राफेल का टचडाउन हुआ। उधर वायु सैनिकों के हौसलों में नई उड़ान दिखने लगी। भारतीय सेना की ताकत बढ़ी है, मनोबल में गजब का उछाल है। लेकिन राफेल से चीन का उत्साह फेल हो गया है। चीन चुप नहीं बैठा है। पक्की खबर है कि एलएसी के आसपास वो अपनी ताकत बढ़ा रहा है। राफेल की काट निकालने की नाकाम कोशिश कर रहा है। एलएसी के नजदीक चीन के होतान एयरबेस में हलचल पकड़ी गई है। खबर है कि चीन यहां अपने लड़ाकू विमानों की तादाद तेजी से बढ़ा रहा है। होतान एयरबेस एलएसी के सबसे करीबी चीनी वायुसेना का महत्वपूर्ण ठिकाना है। 27 जुलाई को जब फ्रांस से राफेल भारत के लिए उड़े, उसी दिन बीजिंग में हरकत शुरू हो गई थी। इसके तुरंत बाद 28 जुलाई को चीन ने यहां आनन फानन में अपने फाइटर प्लेन तैनात कर दिए। चीन ने यहां 36 फाइटर जेट्स की तैनाती की। फाइटर जेट्स में 24 J-11 बम वर्षक हैं, 6 J-8 फाइटर जेट्स हैं, 2 Y-8G ट्रांसपोर्ट प्लेन हैं, 2 KJ-500 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट हैं, 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर हैं। चीन में खलबली का उठना बहुत नेचुरल है। चीन ने काराकोरम के पास नॉर्थ ईस्ट में लगभग 200 किलोमीटर और पैंगोंग त्सो से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर होतान एयरबेस में 60 मीटर चौड़ा और 3300 मीटर लंबा रनवे बना रखा है और ये पिछले 3 महीनों से काफी ऑपरेशनल भी है। अब ये समझते हैं कि इन तैनातियों का मतलब क्या है और चीन किस बात से डरा हुआ है। दरअसल भारतीय वायुसेना चीन से छोटी जरूर है, लेकिन उसकी ताकत कहीं ज्यादा है। चीन के फाइटर प्लेन पश्चिमी देशों के फाइटर प्लेन की नकल है, जबकि भारत के फाइटर प्लेन नकल नहीं बल्कि मौजूदा दौर के सबसे बेहतर लड़ाकू विमानों में से एक है। यही वजह है कि चीन की तरफ बेचैनी देखी जा रही है। चीन अपने अग्रिम एयरबेस में फाइटर प्लेन की तैनाती बढ़ा रहा है, लेकिन लद्दाख में वो कितनी भी तैयारी कर ले, भारत की पहुंच और पकड़ का मुकाबला नहीं कर सकता। ये समझने के लिए चीन के एयरपोर्ट की लोकेशन को समझना होगा। दरअसल होतान के साथ साथ काशगर और नगरी गुरगुंसा जैसे उसके एयरपोर्ट करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। होतान एयरबेस की ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से चीन की वायु शक्ति इस इलाके में भारत के मुकाबले कमजोर है। लेह से काशगर की दूरी 600 किलोमीटर है, होतान 390 किलोमीटर और गुरगुंसा 330 किलोमीटर दूर है। यानी यहाँ से उड़ान भरने वाले फाइटर प्लेन ऊंचाई की वजह से बहुत कारगर नहीं है। चीन के फाइटर जेट्स राफेल की तरह हवा में 12-12 घंटे नहीं उड़ सकते। भारत के 5 राफेल भी उनके सारे प्लान फेल करने का दमखम रखते हैं। राफेल के साथ ही मिग-29K और सुखोई जैसे फाइटर जेट्स पहले से ही लद्दाख में तैनात हैं।
राफेल लड़ाकू विमान के आने से और खास तौर से दिन और रात की उड़ान भरने से चीन की नींद उड़ गई है। ऐसे में चीन ने भारत के खिलाफ अपनी हवाई तैयारियों को तेज कर दिया है, जिसके मुकाबले को लेकर भारतीय वायुसेना भी तैयार है और सरहद पर रडार से लेकर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। मतलब साफ है, भारतीय सेनाएं हर मोर्चे पर चीन से मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। फिल्म अभिनेता संजय दत्त की सेहत को लेकर चौंकाने वाली खबर आई है। दरअसल बॉलीवुड के मुन्ना भाई को लंग कैंसर है। कल ही संजय दत्त ने एक पोस्ट जारी करके कहा कि काम से ब्रेक ले रहा हूं, जल्द वापसी करूंगा। संजय दत्त की सेहत को लेकर बड़ी खबर। संजय दत्त को फेफड़ों का कैंसर। संजय दत्त को स्टेज 3 का कैंसर। इलाज के लिए अमेरिका जा सकते हैं संजय। सांस की तकलीफ और बेचैनी की शिकायत के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए थे। इसके बाद उनका कोविड टेस्ट हुआ था, जो नेगेटिव निकला, लेकिन पूरी जांच के बाद जो रिपोर्ट आई वो परेशान करने वाली थी। संजय दत्त लंग कैंसर से पीड़ित निकले, जो एडवांस स्टेज में पहुंच चुका था। 10 अगस्त को संजय दत्त को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। सूत्रों के मुताबिक वो इलाज के लिए अमेरिका जा सकते हैं। इस खबर के आने से पहले ही संजय दत्त ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने फिल्मों से छोटा सा ब्रेक लेने की बात कही। उन्होंने लिखा, दोस्तों, मैं मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण काम से छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। मेरा परिवार और मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। मैं अपने शुभचिंतकों से गुजारिश करता हूं कि मेरी तबीयत को लेकर गैर जरूरी कयास न लगाएं। आप सभी का प्यार और शुभकामनाएं साथ हैं। मैं जल्द वापसी करूंगा। संजय दत्त की बीमारी की खबर के बाद बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। शुभकामना संदेश देने वालों का तांता लग गया। बड़े स्टार ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। फिल्म समीक्षक कोमल नाहटा ने लिखा, संजय दत्त को फेफड़ों का कैंसर का पता चला है। उनके जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना करते हैं। संजय दत्त 5 महीनों से परिवार से दूर हैं। उनकी पत्नी मान्यता और बच्चे दुबई में हैं। उनके लिए ये खबर किसी भयानक सपने से कम नहीं। दत्त परिवार में कैंसर का इतिहास रहा है। संजय दत्त की मां नरगिस दत्त की मौत 1981 में पैंक्रियाटिक कैंसर से हुई थी। उनकी पत्नी ऋचा दत्त को शादी से 2 साल पहले ही कैंसर का पता चला। लंबे इलाज के बाद 1996 में ऋचा की मौत हो गई। 61 साल के संजय दत्त कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। महेश भट्ट के निर्देशन वाली फिल्म सड़क 2 OTT प्लेटफॉर्म पर 28 अगस्त को रिलीज हो रही है। हमने देखा कल कैसे रूस ने कोरोना वैक्सीन की खोज में बाजी मारने का दावा किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटी पर इस वैक्सीन का परीक्षण किया है। रूसी कोरोना वैक्सीन के पहले डोज की तस्वीर आई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वैक्सीन की तस्वीरें। फार्मास्यूटिकल प्लांट की तस्वीरें हैं जहां पर वैक्सीन को तैयार किया गया है। ये कहा गया है कि सभी क्लिनिकल ट्रायल से ये वैक्सीन गुजर चुकी है, लेकिन दुनिया भर में अब इस वैक्सीन को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। भारत में भी इसे लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर क्लिनिकल ट्रायल स्टेज 3 नहीं किया गया है तब ये वैक्सीन उपयोग में नहीं लाई जा सकती है और इस पर रूस को सबूत देने होंगे कि सभी क्लिनिकल प्रक्रियाओं से ये वैक्सीन गुजर चुकी है। वैक्सीन की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि WHO ने भी अभी रूस की इस वैक्सीन पर तस्वीर साफ नहीं की है। पूरी दुनिया कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन का इंतजार कर रही है और रूस ने इस इंतजार के खत्म होने का दावा किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है कि उनके देश ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बना ली है।
राष्ट्रपति पुतिन टीवी के जरिए देश और दुनिया के सामने आए और इस कामयाबी की पूरी जानकारी दी। कोरोना की दहशत में डूबी दुनिया के लिए ये एक बड़ा ऐलान था। Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Я в этой связи хочу попросить министра здравоохранения Мурашко Михаила Альбертовича проинформировать нас поподробнее, хотя знаю, что она работает достаточно эффективно. राष्ट्रपति पुतिन बिल्कुल अलग अंदाज वाली आक्रामक कार्यशैली के लिए मशहूर हैं। इसका सबूत एक बार फिर उन्होंने दिया। पुतिन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के टीके के पहले इस्तेमाल के लिए उन्होंने अपनी एक बेटी को चुना। ये बात सुनकर सब हैरान रह गए। राष्ट्रपति पुतिन की 2 बेटियां हैं, उनमें से एक को हल्का बुखार था। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें इस वैक्सीन की पहली डोज दी गई। इस डोज से पुतिन की बेटी की हालत में तेजी से सुधार हुआ और सिर्फ 1 दिन में ही बुखार कम हो गया। रूस ने करीब 1 महीने पहले ही इस वैक्सीन को बनाने के संकेत दे दिए थे। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से ये टीका लोगों को लगाने की तैयारी की जा रही है। रूस में सबसे पहले इस वैक्सीन को डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा। पूरी दुनिया को इसका फायदा इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में ही मिल पाएगा। हालांकि रूस के इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल में होने की बात कही है। Really, I can just say that we are in a close contact with the Russian health authorities and discussions are ongoing with respect to possible WHO pre-qualification of the vaccine. But again, pre-qualification of any vaccine includes the rigorous review and assessment of all required safety and efficacy data. रूस ने कोरोना की वैक्सीन बनाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका समेत 100 देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने यह दवा बनाई है। यही वजह है कि अमेरिका को चिढ़ाते हुए इस दवा का नाम रूस ने स्पुतनिक वी रखा। इस नाम की भी अपनी कहानी है। इसे अमेरिका कभी नहीं भूल सकता। 1957 में रूस ने अपना पहला अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था और इसी के साथ अमेरिका और रूस के बीच अंतरिक्ष में अपना प्रभुत्व जमाने की स्पेस रेस शुरू हो गई थी। अब इतिहास खुद को दोहरा रहा है। पुतिन के दावे का मतलब यह है कि कोरोना वैक्सीन की रेस में रूस ने अमेरिका को मात दी है। आज तक ब्यूरो।